Lami's theorem. Before starting the Lami's theorem statement, I want to explain three terms like concurrent, coplanar, and same nature of the forces. Concurrent means all the forces are passing through a common point. Means the line of intersection of all the applied forces intersect to each other at a common point. Now, with respect to that particular point, we say the all forces are the concurrent forces. Means like that. Suppose ये कि बॉडी है, अब इस पे एक फोर्स हमने ऐसा लगा रखा F1, दूसरा फोर्स हमारा ऐसा लग रहा F2 और थर्ड हमारा इसका लग रहा F3। अब इनके लाइन ऑफ एक्शन को हमने पीछे की ओर एक्सटेंड किया, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड किया और इसको हमने इस तरीके से दिखाया F3 को कि इसको हमने इस तरीके से। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द थ्री अप्लाइड फोर्सेस intersect to each other at a common point. So with respect to this common point, we will say all the applied forces are the concurrent forces. ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं if all the forces, if suppose एक ये है, if three force की बात कर रहे हैं, if three force, suppose यहाँ पर लामीज थ्योरम में three force की बात करेंगे, concurrent में multiple forces हो सकते हैं। if the forces are passing from a common point, जैसे F1 है, F2 है, F3 है, इस तरीके से if applied forces are passing through a common point, so with respect to this particular point or intersection point or common point, we will say that all applied forces are the concurrent forces. Second आपका coplanar है, तो coplanar का means क्या है? If all the applied forces are acting on the same plane, so all applied forces are the coplanar forces. एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हो, डिफरेंट एक्सिस में। इफ ऑल द फोर्सेस आर लाई ऑन द सेम प्लेन, जैसे बोर्ड है तो बोर्ड में ही लाई कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है। इफ ऑल द फोर्सेस, ऑल अप्लाइड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। ये मेरा एक बॉक्स है, ठीक है। तो यहां पर अगर जो हम कहें कि ये फोर्स क्या एफ एक्स, एफ वाई और ये एफ जेड, ये कोप्लेनर है? नहीं, ये कोप्लेनर नहीं, कॉन्कुरेंट हो सकते हैं। ऑल थ्री फोर्सेस आर पासिंग फ्रॉम ए कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, बट कोप्लेनर नहीं कहेंगे। कोप्लेनर किसे कहेंगे? इफ ऑल द अप्लाइड फोर्सेस, ठीक है, लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, इस तरीके से लाई कर रहे हो, ठीक है। ये एफ एक्स, F1 हो गया, F2 हो गया और F3 हो गया, ठीक है। डायरेक्शंस में भी पैरेलल हो सकते हैं, अपोजिट टू ईच अदर हो सकते हैं, ठीक है। बट ऑल फोर्सेस, ठीक है, मस्ट बी ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होने चाहिए। जैसे हमारा रूम है तो रूम के फ्लोर पे ही आपके फोर्स लाई कर रहे हो, सारे के सारे फ्लोर के पैरेलल अप्लाइड कर रहे हो। डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकते हैं, बट फ्लोर के रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही लाई कर रहे हो ऑल द फोर्सेस, तो आप कहेंगे कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। कोप्लेनर मीन्स all applied forces lie on the same plane, then these applied forces are called the coplanar forces. Same kind of nature हमारा क्या मतलब है यहाँ पर? या तो pushing, जिस tensile force हो, tensile means the applied force is try to extend the member, then these forces are called the tensile force. Compressive force, if applied force try to compress the member or body, then applied forces are called the compressive type of nature. जैसे कि ये है हमारा, तो ये हमारा एक बॉडी है, अब इसमें हमने वन डायरेक्शन में एक ये फोर्स लगाया F, ठीक है, दूसरा ये फोर्स लगाया F2। तो यहां पर जो नेचर ऑफ द फोर्स क्या है? टेंसाइल फोर्स, इट ट्राई टू एक्सटेंड द मेंबर, ठीक है। ये हमारा जो होगा फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन यहां पर सपोज एक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे जो अप्लाइड फोर्स हो गए F1 और F2, ठीक है। ये कैसे फोर्सेस हैं? ये ऐसे इस तरीके से ले लीजिए, F3 हो गया, F4 हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं? इसको एक्सटेंड, ट्राई टू एक्सटेंड द मेंबर और बॉडी और ऑब्जेक्ट। सो ऑल द नेचर ऑफ द फोर्स क्या है? टेंसाइल टाइप, टेंसाइल, टेंशन, टेंसाइल नेचर के हैं। ऑल अप्लाइड फोर्सेस आर द टेंसाइल टाइप इन नेचर। टेंसाइल टाइप मीन्स ट्राई टू एक्सटेंड टू द मेंबर। इफ ऑल अप्लाइड फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन यू विल जज the forces are the tensile type or applied forces are the compressive type. If all applied forces try to extend to the member, then these forces are called the tensile type in nature. ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? कंप्रेसिव टाइप फोर्स। कंप्रेसिव नेचर किसको बोलेंगे? सेकेंड है कंप्रेसिव नेचर। कंप्रेसिव
compressive nature. Compressive nature means if applied force try to compress the member, if all applied forces try to compress the member, ठीक है, then the nature of the forces are compressive type in nature. आपने इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट लिया सपोज, और यहाँ पर फोर्स ऐसे लगा रखा है इसको, अप्लाइड फोर्स, सो इट ट्राई टू कंप्रेस द मेंबर. कंप्रेस होने से क्या होगा, ये आपका इस तरीके से नीचे की ओर दब जाएगा. ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर इंक्रीजेस एंड लेंथ डिक्रीजेस. If all applied forces try to compress the member, then applied nature of the forces is compressive type. ठीक है, समझिए. अगर जो आप एक्सटेंड कर रहे हो, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट लिया हमने, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इफ वी ट्राई टू एक्सटेंड टू द मेंबर, देन टेंसाइल टाइप इन नेचर. इफ वी ट्राई टू कंप्रेस, पुश कर रहे हैं, तो आपका कंप्रेसिव टाइप इन नेचर है. तो कॉन्कुरेंट मीन्स एक इंटरसेक्शन पॉइंट से सारे के सारे फोर्स पास होनी चाहिए. लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है, या एक ही पॉइंट पर सारे के सारे फोर्स एक ही पॉइंट से हमारे पास कर रहे हैं. सपोज हमने 3 रोप्स ले ली, कोई ऑब्जेक्ट है और उसको 3 रोप से कनेक्ट कर दिया, 3 रोप से. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सेल्फ वेट W है, और 2 रोप्स हमने ये लगा दी, एक रोप यहाँ पर लगा दी. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, और ये यहां पर कैसा हो जाएगा, तो इसमें भी टेंसाइल टेंशन होगी और इसमें भी टेंशन T2 होगी और सेल्फ वेट. तो ऑल फोर्सेस कैसे हैं, ट्राई टू एक्सटेंड टू दिस ऑब्जेक्ट. ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है आपको कि ये इसको सारे के सारे फोर्स क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं. ठीक है, पुल कर रहे हैं मीन्स टेंसाइल टाइप इन नेचर है. ठीक है, कॉन्कुरेंट मीन्स ऑल 3 फोर्सेस आर पासिंग फ्रॉम ए कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं. कोप्लेनर मीन्स ऑल फोर्सेस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए, या तो वर्टिकल प्लेन में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में. ठीक है, जिसको कहते हैं एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स प्लेन में, एक ही प्लेन में होनी चाहिए. तो आपके कोप्लेनर के रेस्पेक्ट में एक ही प्लेन की बात करते हैं. कॉन्कुरेंट के मीन्स कॉन्कुरेंट, जहां पर भी कॉन्कुरेंट लगे मीन्स जहां ऑल अप्लाइड फोर्सेस आर पासिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट. और लाइन ऑफ एक्शन को हम पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम जब भी उनको एक्सटेंड करेंगे तो आपको कन्वर्जिंग मिलेगा, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे होंगे. ठीक है, 1 पॉइंट से पास हो रहे होंगे, तो उसको बोलते हैं. यहां पर ये डाइवर्जिंग नेचर है इस तरीके से, और इधर भी डाइवर्जिंग है, बट पीछे की ओर एक्सटेंड करने पर हमें कन्वर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलेंगे कॉन्कुरेंट के रेस्पेक्ट में हम ऑल द फोर्सेस आर द कॉन्कुरेंट फोर्सेस. और कोप्लेनर मीन्स ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन. सेम नेचर मीन्स या तो पुल कर रहे होंगे सारे के सारे फोर्स, या फिर आपके कंप्रेस कर रहे होंगे. ठीक है, तो जो फोर्स पुल करता है उसको हम बोलते हैं टेंसाइल, और जो फोर्स कंप्रेस करता है उसको बोलते हैं कंप्रेसिव टाइप नेचर. ठीक है, तो पुश पुल के रेस्पेक्ट हम कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स बोलते हैं. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम क्या कहता है, लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट वो देख लेते हैं. अगर जो आपको ये समझ में आ गया हो कि कॉन्कुरेंट क्या होता है, कॉन्कुरेंट मीन्स ऑल अप्लाइड फोर्सेस passing through a common point or the line of action of all the forces intersect at a common point. ठीक है, और coplanar means all applied forces are lie on the same plane, and nature of the forces means या तो टेंसाइल टाइप या कंप्रेसिव टाइप. टेंसाइल टाइप में आप एक्सटेंड करेगा फोर्स, कोई भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहा है उसको ट्राई टू एक्सटेंड कर रहा है तो इट्स मीन्स टेंसाइल टाइप, और कंप्रेस कर रहा है, पुश कर रहा है, तो वो कंप्रेसिव टाइप नेचर का फोर्स होगा. According to Lami's theorem, if 3, यहां पर ध्यान रखना 3 फोर्सेस हैं. if 3 concurrent का मतलब एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, या तो लाइन ऑफ एक्शन उनका इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट पर, या एक ही पॉइंट से सारे के सारे फोर्स आपके निकल रहे हैं. ठीक है, या तो पुशिंग टाइप के नेचर के हैं या पुलिंग टाइप नेचर के हैं. इफ 3 कॉन्कुरेंट कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, बॉडी हैविंग same kind of forces, so same kind of forces means pushing और pulling. ठीक है,
और आप बोल सकते हो और ब्रैकेट में टेंसाइल और कंप्रेसिव, ठीक है। F3 कॉन्कुरेंट, कॉन्कुरेंट का मतलब आपको बताया था, कॉन्कुरेंट मींस एक ही पॉइंट से सारे के सारे फोर्स, यहां पर 3 फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे होंगे। ये इनके लाइन ऑफ एक्शन को हम एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो एक ही जगह मर्ज हो रहे होंगे। F3 कॉन्कुरेंट कोप्लेनर मींस एक ही प्लेन पे लाई करनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे लाई करनी चाहिए। फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, मींस रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हो। हैविंग सेम काइंड ऑफ फोर्सेस मींस या तो पुशिंग हो और या पुलिंग काइंड के नेचर होने चाहिए इनके। और ऐसा नहीं है कोई 2 फोर्स पुश कर रहे हैं और एक फोर्स आपका पुलिंग कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, सेम काइंड ऑफ नेचर के फोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और टेंसाइल और कंप्रेसिव आर इन इक्विलिब्रियम, आर, ठीक है। इफ थ्री concurrent coplanar forces acting on a body having same kind of forces, ठीक है, पुशिंग और पुलिंग और टेंसाइल और कंप्रेसिव आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन each force is proportional to sine of angle between two other forces, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर जो 3 फोर्स, इफ 3 फोर्सेस आर एक्टिंग, 3 फोर्स कैसे फोर्स होनी चाहिए, कॉन्कुरेंट, कैसे होनी चाहिए, कोप्लेनर होनी चाहिए और विद सेम नेचर, पुशिंग या पुलिंग होनी चाहिए, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, ठीक है। और बॉडी आपके अप्लाइड फोर्स करने के बाद आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इंपॉर्टेंट बात है इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, मींस समेशन ऑफ द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन इफ योर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ऑल फोर्सेस का सम इन ऑल डायरेक्शन 0 है, कभी कहेंगे हम ये इक्विलिब्रियम है। दूसरा, समेशन ऑफ द मोमेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन इज 0, तो इट मींस इक्विलिब्रियम है। तो इफ 3 concurrent coplanar forces acting on a body, ठीक है, हैविंग सेम काइंड ऑफ फोर्सेस, सेम काइंड ऑफ फोर्स मींस या तो पुशिंग हो या पुलिंग हो, नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अनदर 2 फोर्सेस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है लामीज थ्योरम का। अब इसको कैसे हम बताएंगे ये देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सपोज कीजिए ये आपका एक बॉडी है, ठीक है, यहां पर आपका फोर्स आपका कर रहा है एक्ट F1, दिस इज माई F2 फोर्स, ठीक है, एंड दिस इज माई F3 फोर्स। F1 के अपोजिट ये आपने मान लिया कि ये θ1 है, और F2 के अगेंस्ट दिस इज माई θ2 एंगल बिटवीन 2 अदर फोर्सेस, और F3 के अगेंस्ट मैंने मान लिया F3 है, θ3 एंगल है, एंगल बिटवीन F3 के अगेंस्ट एंगल बिटवीन 2 अनदर फोर्सेस। फॉर F1 एंगल बिटवीन 2 अदर फोर्सेस मींस θ1, फॉर F2 करस्पॉन्डेंस टू F2 एंगल बिटवीन 2 अदर फोर्सेस θ2, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन देखते हैं, पहला क्या होना चाहिए, 3 फोर्सेस होने चाहिए, 3 फोर्सेस हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कॉन्कुरेंट है, कॉन्कुरेंट मींस एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, कोप्लेनर है, कोप्लेनर सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, यस है। फोर्थ मींस नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ फोर्सेस, तो नेचर ऑफ द फोर्सेस कैसा है, ऑल ट्राई टू एक्सटेंड टू दिस मेंबर, टेंसाइल टाइप है, पुल कर रहे हैं, पुलिंग नेचर है, ठीक है। F1 का भी आपका नेचर क्या है, पुलिंग टाइप नेचर है, पुलिंग मीन्स टेंसाइल, ठीक है, टेंसाइल टाइप है। F2 भी मेरा क्या है, पुल कर रहा है, तो ये भी टेंसाइल टाइप नेचर है। और F3 भी मेरा कैसा है, ये भी पुल कर रहा है, टेंसाइल टाइप नेचर है,
तो ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रही। 3 फोर्सेस होनी चाहिए, कॉन्कुरेंट होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, नेचर ऑफ द फोर्स सेम होना चाहिए, और इसके बाद का जो पॉइंट है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करना चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम मींस समेशन ऑफ द फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब क्या है कि समेशन ऑफ द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, जेड डायरेक्शन में भी जीरो, और बाद में हम मोमेंट भी ले लेते हैं। एम एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड अबाउट द वाई एक्स इज जीरो एंड अबाउट द जेड एक्स इज जीरो। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस केस में, कॉन्कुरेंट भी है, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, कोप्लेनर भी है। नेचर ऑफ द फोर्सेस पुलिंग टाइप, सेम टाइप का नेचर होना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, मींस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो उस केस में हम कह रहे हैं कि ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अनदर 2 फोर्सेस। ईच फोर्स का मतलब क्या है, जैसे कि F1 इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अनदर 2 फोर्सेस। तो हमारे लिए अदर 2 फोर्सेस क्या है, F2 एंड F3, तो उसके साइन ऑफ एंगल बिटवीन 2 अनदर फोर्सेस, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है। और F2 साइन ऑफ एंगल बिटवीन अनदर 2 फोर्सेस, F1 और F3 साइन θ2, और F3 के लिए साइन ऑफ एंगल बिटवीन अनदर 2 फोर्सेस θ3। और सिंपली यू मे से लाइक दिस, F1 ओवर साइन θ1, F2 ओवर साइन θ2, ठीक है, ये कांस्टेंट सबके लिए सेम है। तो F3 ओवर साइन θ3, इसका रेशो सभी के लिए सेम आएगा। तो F1 अपॉन साइन θ1, F2 ओवर साइन θ2 एंड F3 ओवर साइन θ3। तो कंडीशन हमें देखनी है, कोई भी प्रॉब्लम्स है उसमें आपको लगता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या जंक्शन पर 3 फोर्स लाई कर रहे हैं, 2 टेंसाइल टाइप है, एक उसका सेल्फ वेट हो सकता है, या 3 रोप से कनेक्ट हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो वेटलेस हो, या 2 रोप से कनेक्टेड हो और उसका वेट कंसीडर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, कोई 3 पैनल्स हो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर जंक्शन पर जुड़े हुए हो, तो वहां पर आप, अगर आपको लगता है कि 3 फोर्सेस हैं, कॉन्कुरेंट हैं, सेम काइंड ऑफ नेचर है, नेचर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देन यू कैन अप्लाई डायरेक्टली लामीज थ्योरम, ठीक है। और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है जब प्रॉब्लम सॉल्व करो कि लामीज थ्योरम लगा, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यू कैन रिजोल्व ऑल्सो ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, इन वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, एंड इन जेड डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। बट कहीं पर स्पेसिफाइड करता है अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, आप कैलकुलेट कीजिए, तो उस केस में हमें कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। ऑल फोर्सेस मस्ट बी द कोप्लेनर, ऑल 3 फोर्सेस मस्ट बी द कोप्लेनर, कॉन्कुरेंट, सेम काइंड ऑफ नेचर एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देन यू कैन अप्लाई लामीज थ्योरम। F1 ओवर साइन θ1 means F1 the force is proportional to sine of angle between another 2 forces। 2 फोर्स के बीच का एंगल लेना है, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि मान लें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने यहां कन्वर्ट कैसे करेंगे। सपोज किसी ऑब्जेक्ट पे इस तरीके का हमें लगा कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर 2 फोर्स हमारे इस तरीके से लग रहे हैं, इसके लाइन ऑफ एक्शन को, ये F1 है और ये F2 है, और एक फोर्स हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप कहेंगे कि भाई 3 फोर्स होनी चाहिए, तो इसके लाइन ऑफ एक्शन को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इसके लाइन ऑफ एक्शन को अगर जो हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन कांस्टेंट, देन द फोर्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन सेम लाइन ऑफ एक्शन। इस P पॉइंट से यहां पर Q पॉइंट पर हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। शर्त क्या है हमारी, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होना चाहिए, दूसरा सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन को हम आगे पीछे कहीं भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। सपोज हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर F2, अब हमारे क्या हो गया, F1 भी टेंसाइल हो गया ये भी, और F2 भी टेंसाइल फोर्स हो गया, और F3 भी टेंसाइल हो, तो तीनों फोर्स हमारे ये वाले 3 फोर्स लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अब यहां पर सपोज ये एंगल क्या था, θ1 था, F2 के लिए θ2 था, ठीक है, और
ये मेरा F3 सपोज कर लीजिए, ठीक है, इसको F3 बोल देते हैं, और ये θ3 था, ठीक है। तो अब इनके एंगल हम देख लेंगे कि ये कौन सा कितना एंगल हो जाएगा हमारा, इस एंगल को देख लेंगे, ठीक है, θ4 कितना होगा और ये θ5 कितना होगा, फिर उसके बाद अप्लाई कर देंगे साइन रूल, ठीक है। दोबारा से समझा देता हूँ कि अगर जो इस तरीके से कैसे करेंगे, सपोज कि एक ये ऑब्जेक्ट है, 2 फोर्स हमने दिखाए, एक F1 है, एक F2 है, और एक फोर्स आपको कहीं लग रहा है इस तरीके से F3। तो इसको हमें कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि 3 फोर्सेस, वन इज योर F1, अनदर वन इज योर F2, और इसके लाइन ऑफ एक्शन को हमने पीछे आगे पीछे मूव करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे F3 को। अब ये एंगल देख लेंगे, ये एंगल कितना है, ठीक है, सपोज ये θ1 है, ये आपका θ2 है, और ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, F1 ओवर एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस, तो साइन θ2, और F2 के लिए क्या हो जाएगा, F2 के लिए एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस, साइन θ1, और F3 के लिए क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू अनदर फोर्सेस। तो जो आपका इनक्लोज्ड एंगल है, तो ये हमारा ले लेंगे, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, θ3। कैसे निकाल लेंगे, साइन ये 360 माइनस θ1 माइनस θ2। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड में कि हमें शो करना है कि ऑल फोर्सेस मस्ट बी द टेंसाइल टाइप। तो इसको हमने शो कर दिया, ये हमारे 2 F1 हमारा टेंसाइल टाइप है, F2 भी टेंसाइल टाइप में मीन्स पुल कर रहा है, और इसको हमने दिखा दिया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ही रहने दिया, बट इस फोर्स के जो है माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये अभी क्या हो गया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। F3 मीन्स डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया केवल, ठीक है। तो ये F3 से रिप्रेजेंट कर दिया डायरेक्शन चेंज करके, और यहाँ पर आपको माइनस साइन लगाना चाहिए। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा डायरेक्शन। वेक्टर के केस में प्लस और माइनस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो यहाँ ये प्लस था, तो अब इसको माइनस। अब हम इसको ले सकते हैं, ये मान लें कि हमारा θ1 है, ये हमारा θ2 और ये θ3। तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। F1 टेंसाइल, अब ये टेंसाइल टाइप का हो गया नेचर में, ठीक है, मैग्नीट्यूड माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो F1 ओवर एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस, साइन θ2, F2 ओवर एंगल बिटवीन टू अनदर फोर्सेस, तो साइन θ3, एंड F3, अब यहाँ F3 माइनस के साथ लेंगे, तो साइन θ1। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो लामीज थ्योरम अप्लाई करना है तो आपको कंडीशन देखनी चाहिए, 3 फोर्सेस होने चाहिए, कॉन्कुरेंट मीन्स एक ही पॉइंट से पास करने चाहिए, या ठीक है, या लाइन ऑफ एक्शन को आप हम लोग कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहे हैं तो एक पॉइंट पर कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है, कोप्लेनर होने चाहिए, ठीक है, सेम काइंड ऑफ नेचर नहीं है तो आप कन्वर्जन करोगे, या तो आप इस तरीके से दिखाइए माइनस साइन लगा के, या फिर इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है, जो इससे पहले बताया है। देन यू कैन अप्लाई द लामीज थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अनदर 2 फोर्सेस। तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। लिमिटेशंस हमारी यही है कि लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ द लामीज थ्योरम, कॉन्कुरेंट 3 फोर्सेस होने चाहिए, कॉन्कुरेंट होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए, और सेम काइंड ऑफ फोर्स होना चाहिए। पुलिंग पुशिंग, पुल करने को हम टेंसाइल बोलते हैं एंड पुश करने को हम कंप्रेसिव बोलते हैं। तो ये आपको आना चाहिए। दूसरा क्या है, इसका अगर जो डेरिवेशन आता है प्रूफ करने के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से दिखा सकते हैं लामीज थ्योरम। तो यहां पर अगर जो 3 फोर्सेस लग रहे हैं आपके, सपोज ये मेरा F1 है और ये मेरा F2 है और ये मेरा F3 है। F1 के अगेंस्ट मैंने θ1 ले लिया, F2 के अगेंस्ट θ2 और F3 के अगेंस्ट ये θ3। तो इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑल द 3 फोर्सेस। ट्रायंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए, ये हमने लिया, ये F3 ले लिया, ठीक है, इसका हेड हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया F3, ठीक है। अब इसको हमने कनेक्ट किया यहाँ, इससे उठा कर यहाँ ले आए, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आपका, इसको आगे कर दिया, ठीक है,
और इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मेरा हो गया F1। ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल है, सो दिस इज माई θ2। तो अब ये वाला इनसाइड एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस θ2। दूसरा, इस फोर्स को हमने उठाकर कहाँ दिखाया, यहाँ दिखा दिया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ, ठीक है, ये दिखा दिया, ठीक है। तो इन तीनों को हमने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लिया। तो एंगल बिटवीन, अब इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाया हमने, ठीक है। सो एंगल बिटवीन, दिस इज माई F2 फोर्स। तो ये F2 और F3 के बीच में कितना एंगल है, θ1। ये एंगल की बात कर रहे हैं, θ1, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक θ1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस θ1, ठीक है। अब इस फोर्स को हमने बढ़ाया था, तो इस ये फोर्स जो है, ठीक है, F2 जो है, F1 देख लिया हमने। अब ये एंगल हमें फोर्स निकालना है, ठीक है, ये आ गया 180 माइनस θ1। अब इसको आगे बढ़ा दिया हमने, ठीक है। F2 और F1 की बात कर रहे हैं, तो F2 और F1 के बीच में कितना एंगल है, θ3, ठीक है। सो ये θ3 कौन सा एंगल है, देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एंगल, ये वाला एंगल है, ये मैंने F1 को बढ़ाया और ये मैंने F2 को बढ़ाया, तो ये एंगल मेरा बोल रहा है यहाँ पर θ3। तो इनसाइड एंगल इज माई 180 माइनस θ3। नाउ यू कैन अप्लाई द साइन रूल। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल ये मेरा क्या है, F2। सो F2 ओवर आपका जो फ्रंट एंगल है, साइन 180 माइनस θ2, ठीक है। और ये मेरा एंगल, ये वाला फोर्स की कौन सा फोर्स है, ये वाला F1 फोर्स वेक्टर है, F1 फोर्स वेक्टर है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो F1 ओवर फ्रंट एंगल कितना है, साइन 180 माइनस θ1। और ये मेरा हो गया F3, ये वाला F3 है। तो F3 के फ्रंट साइड एंगल कितना है, साइन ऑफ फ्रंट एंगल 180 माइनस θ3। तो इसको लिख लिए F2 ओवर साइन 180 माइनस थीटा, साइन θ2, F1 ओवर साइन θ1 एंड F3 ओवर साइन θ3। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं प्रूफ ऑफ लामीज थ्योरम। बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप जो है सारे के सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे दिखाओ तभी कैलकुलेशन कर पाओगे। आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दिए, किसी पॉइंट पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 3 हैं या मोर देन 3 हैं, आप फंडामेंटल केवल एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाइए, summation of the all forces in x direction must be 0, summation of all the forces in y direction must be 0 and summation of the forces z direction है तो z direction must be 0। उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन केवल जरूरी नहीं कि लामीज थ्योरम से ही हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से भी जा सकते हैं। बट आपको दिखता है कहीं पर सिंप्लीफिकेशन और फास्ट आपको कैलकुलेशन करना है कि एक पॉइंट पर 3 फोर्स लगे हैं, तीनों के बीच का आपका मिडिल का एंगल आपको मालूम है, फर्स्ट और सेकंड के बीच का एंगल, सेकंड और थर्ड का, थर्ड और फोर्थ का नहीं मालूम तो आप कर सकते हैं, वहां पर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देन यू कैन अप्लाई डायरेक्टली लामीज थ्योरम, ठीक है। तो ये इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसका प्रूफ भी आ सकता है, इसका स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आ सकता है। तो लामीज थ्योरम क्या है, इफ 3 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, ठीक है, एंड आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, आर इन इक्विलिब्रियम, then each force is proportional to the sine of angle between another 2 forces, but all the forces must be or the body must be in equilibrium conditions। ठीक है, इसको ध्यान रखना। थैंक यू।